अच्छा बेटा, एक्सेप्शन हम कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने एक्सेप्शन बनाई थी और उसको इम्प्लीमेंट भी करा था। अब मैं आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ें को ऊपर लेकर चलता हूँ। हमारे पास एक होती है एक्सेप्शन की क्लास, ठीक है। हमारे पास क्या होती है? एक्सेप्शन की क्लास। जो क्लास, उस क्लास का नाम है एक्सेप्शन, जो कि बिल्टन बनी हुई है। और मैंने इसको आपको कहां पर यूज करके दिखाया था? कैच के अंदर। याद करें, कैच के अंदर एक्सेप्शन और एक्सेप्शन के आगे उसका ऑब्जेक्ट का नाम ई रखा था हमने, और मैंने बताया था इसके जगह कुछ भी आ सकता है। अब उस क्लास को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उस क्लास आखिर वो है क्या। तो वो क्लास एक्सेप्शन की, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया, ये क्लास एक्सेप्शन की, जो कि एक्सटेंड किससे हो रही है? थ्रोएबल से। तो वही यहां पर ये बता रहे हैं, वो एक्सटेंड हो रही है थ्रोएबल से। अब नीचे आते हैं और इसके अंदर कुछ मेथड्स वगैरह हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स। एक एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर है। एक्सेप्शन स्ट्रिंग वाला है, स्ट्रिंग और थ्रोएबल, कॉज और थ्रोएबल। ये चार किस्म के कंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। जबकि ये एक्सेप्शन के कुछ मेथड है। मैंने आपको गेट मैसेज वाला मेथड को इस्तेमाल करके दिखाया था, जिससे जो एरर आ रहा था वो हमें शो करवा रहा था। इसी तरह गेट कॉज, टू स्ट्रिंग, प्रिंट स्टेक और इस तरह के कुछ मजीद मेथड है जो हमारे पास एक्सेप्शन की क्लास के अंदर मौजूद है। अच्छा जनाब, तो ये तमाम मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अब यहाँ पर वही एग्जांपल बता रहे हैं कि भाई मेन में आपके पास एप्लीकेशन आई, डिवाइड के अंदर अगर कोई भी चीज डिवाइड से जीरो से होगी तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राई के अंदर हमको कोड लिख देंगे कि अगर ट्राई ने उसको कैच क्रैश करा तो कैच उसको हैंडल कर लेगा, और उसके बाद दोबारा से मेन ब्लॉक के अंदर जो भी चीज होगी वो कंटिन्यू हो जाएगी। यहां पर एक चीज लिखी है, व्हेन द ट्राई कैच ब्लॉक इज प्रोवाइडेड, द डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन occurring in the code is handled by the try catch block and an exception message is displayed. Also the reset of the code get executed normally following show the example. अच्छा, यहाँ पर ऐसे ही हुआ था कि ट्राई के बाद कैश ने उसको एग्जीक्यूट कर लिया था, और उसके बाद क्या बोल रहे, मेन के अंदर फिर जो चीजें थी वो एज इट इज चलती रहेंगी। जो मेन के अंदर चीजें थी वो एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। तो अब यहां पर इसके बाद दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल बता रहे हैं। अब ये एक नई चीज है जो कि थ्रो है एंड थ्रोज है। क्या है? एक को हम कहते हैं थ्रो, मतलब क्या होता है, और थ्रोज मतलब, अच्छा अब देखो इसके अंदर इन दोनों का मतलब क्या है। इफ का मतलब क्या होता है? अगर। एल्स मतलब वरना। वेयर मतलब जहां, ठीक है। स्विच मतलब उसको उधर से उठाकर उधर स्विच कर दो। तो अब यहां पर इसी तरह ये थ्रो का कीवर्ड है, इन्होंने इसी हिसाब से इसका नाम रख दिया, थ्रो, फेंकना। अब ये कहीं ना कहीं आपके एरर को उठाकर फेंक देता है, आपको उठाकर कहीं ना कहीं आपके कोड के जो चल रहा होता है ना उसको उठाकर कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं और फेंक देता है। अब किस तरह फेंक रहे, कहां फेंक रहे, क्यों फेंक रहे, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब यहां पर देखो बेटा, जावा प्रोवाइड दी थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड टू explicitly raise an exception in the main method. The throw keyword throws the exception in a method. Throw keyword क्या करता है? throws करता है exception को किसी मेथड के अंदर। The throws keyword indicate the exception that a method may throw. यानी कि थ्रो मेथड, थ्रो का कीवर्ड कहीं फेंकता है, जबकि थ्रोज ये बताता है कि ये वाली एक्सेप्शन पे जाकर इसको फेंकना है। अब वो किस तरीके से करेंगे अभी आपको मैं बताता हूं। दरअसल ये दोनों चीजें मेथड के अंदर यूज कर रहे होते हैं, मेथड के साथ लिखा हुआ द थ्रो क्लॉज रिक्वायर्ड एन आर्गुमेंट्स ऑफ थ्रोएबल इंस्टेंस एंड राइज चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन इन अ मेथड। फॉलोइंग कोड स्निपेट डेमोंस्ट्रेट द मॉडिफिकेशन क्लास मैथमेटिक्स नाउ यूजिंग। हमने यहाँ पर एक लास्ट क्लास में ये एक एग्जाम्पल थी, मैं इसको जल्दी से बना लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको उस वक्त इसके अंदर ये वाली एग्जाम्पल नहीं कराई थी, तो इसको मैं जल्दी से बना लेता हूँ। इधर क्या हो रहा है, एक डिवाइड का फंक्शन बना हुआ जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ पर जाते हैं हम और यहाँ पर इधर ये मैथ्स की क्लास ये थी, और इसके अंदर हम आते हैं और इधर मेन से ऊपर हमने एक डिवाइड का,
अच्छा, इसको हम हटा देते हैं और इसको हम कंट्रोल रिप्लेस कर देते हैं। एक रह गया, इसको भी कर लेते हैं। अब देखो जनाब, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वैल्यू ले रहा है डिवाइड का फंक्शन, जो डिवाइड करेगा यहाँ पर ट्राई के अंदर, अगर तो डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा और डिवाइड होगा उसका आंसर प्रिंट हो जाएगा इधर ही, वरना फिर कैच में जाएगा और अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद एज इट इज मैथ एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसको भी आपको चला कर दिखाता हूँ अभी। अब हम आते हैं नीचे और इसके मेन मेथड पे। इन्होंने एक और टेस्ट मैथ के नाम से क्लास बनाई है, ठीक है। तो यहां से मैं मेन को हटा देता हूं, ठीक है। ये क्लास है जिसके अंदर सिर्फ एक डिवाइड का फंक्शन बनाया हुआ है। हम प्रोजेक्ट में आते हैं, प्रोजेक्ट में आने के बाद हम कहाँ काम कर, सेशन 12 में, और यहाँ पर हम इसके अंदर अब एक क्लास बनाते हैं न्यू, और जावा क्लास का नाम क्या रखना है, टेस्ट मैथ फिनिश्ड। और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर अब हमें काम करना है। तो यहाँ पर इफ आर्गुमेंट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट पे काम कर रहे हैं। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या बताई थी मैंने, कहां पर देते हैं वैल्यू जाकर, कौन सी आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट असल में कौन सा आर्गुमेंट होते हैं, जो ये आ रहे हैं। यानी कि हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट पे जाकर कोई ना कोई दो वैल्यूज देनी होंगी ना, तो हम जाकर देंगे, बिल्कुल देंगे। और उसके बाद अगर दो वैल्यूज आ रहे हैं लेंथ के अंदर, तो मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए मैथमेटिक्स का जो हमने बनाया है। मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन कौन सा हमने लिखा हुआ है, डिवाइड का ना। तो डिवाइड में जाते हैं और डिवाइड के फंक्शन को यूज करेंगे ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं obj मैथ्स डॉट डिवाइड, और डिवाइड वाला दो वैल्यूज लेगा। वैल्यूज कहाँ से रखेंगे हम लाकर, आर्गुमेंट से। तो यहाँ मैं क्या रखूंगा, arg 0 और उसके बाद arg 1। अब ये एरर क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, args, तो और बड़े बड़े एरर आ गए। क्यों आ रहा है एरर, हाँ वैल्यू तो देंगे ना, वैल्यू दे रहे थे। चलो जाकर यार ये काम भी कर लेते हैं, आपका वैल्यू भी दे देते हैं यहाँ पर जाकर। भाई यहाँ जाते हैं और रन पे जाते हैं और यहाँ पर आर्गुमेंट की वैल्यू देता हूँ 10 और इसको दूसरी वैल्यू दे देता हूँ 30। सही है, ओके, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये वैल्यू आर्गुमेंट्स के अंदर किस टाइप का आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग का है। लेकिन डिवाइड के अंदर जब हमने आर्गुमेंट पास करवाए थे तो किस टाइप के करवाए थे, दैट इज द रीजन ऑफ दिस एरर, कि हमारे पास जो है ये डेटा इसके अंदर आ रहा है, जब भी टेक्स्ट फील्ड से कोई वैल्यू उठकर आती है। मैंने आपको जब फॉर्म्स के अंदर बताया था, जो लास्ट क्लास में मैंने फॉर्म्स के अंदर डेटा उठाया नहीं था, तो यहाँ पर मैंने आपको कन्वर्जन करवाई थी, कन्वर्ट नहीं करवाया था, किधर पार्ट्स वार्ट्स कहीं लिखवाया था ना मैंने, इस तरह का कुछ बटन पे। ये कहाँ गया, ये इंटीजर डॉट पार्ट्स इंटीजर, और मैंने बोलता कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इंटीजर में असाइन करना पड़ेगा। तो यही सेम केस यहाँ पर भी करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर डॉट पार्ट्स इंटीजर, और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो पहले आर्गुमेंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर। अब देखो दूसरे वाले पे एरर आ रहा है खाली,
तो मैं इसको भी जो है कर दूंगा, क्या इंटीजर कर देंगे हम इसको भी भाई। तो जो है अच्छा जी, इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर, और इसको मिटाकर हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। ठीक है जनाब, तो ये बात समझ में आ रही है आपके? ऐसे इन्होंने भी करा है, ऐसे ही करा है ना। और एल्स के अंदर इन्होंने शो करवा दिया कोई भी मैसेज कि आपने अभी तक, अगर हमने वहाँ पर लेंथ नहीं दी आर्गुमेंट के अंदर, तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाए, क्योंकि जहरी बात है इसको अगर 2 नहीं मिलेगी लेंथ तो एल्स वाला चल जाएगा ब्लॉक। तो ये तो स्ट्रिंग वैल्यू सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है जनाब, और इसको हम चलाते हैं। अब ये चल गया, हमें मेन सेट किसको करना है? मैथ क्लास को मेन सेट करना है ना। तो रन में जाएंगे और यहाँ ब्राउज करवाएंगे, और टेस्ट मैथ को हमने सेट मेन क्लास कर दी, और अब चलाते हैं इसे। डिवीजन इज 0 आ गया और मेथड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। बताने का मकसद क्या है यहाँ पर, इस चीज को गौर करिएगा कि यहाँ पर जब उसने डिवाइड करा, ठीक है ना, मैं दोबारा चलाता हूँ इसको एक मरतबा, और इसको मैं जरा यहाँ से अटैच कर लेता हूँ। जब यहाँ पर आया, डिवाइड करा इसने, डिवाइड का आंसर 0 दिखा दिया इसने यहाँ पर, तो उसके बाद जब ट्राई का काम हो गया तो कैच के बाद जो कोडिंग थी वो भी से चलाइए, सही है ना, प्रिंट करवा दिया ना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हम किस चीज की बात कर रहे थे? अब थ्रोज एंड थ्रो की। अब यहां पर हमने फंक्शन में चेंज क्या करना है? हम जाते हैं फंक्शन के अंदर, हम यहां पर आते हैं। अब यहां पर अपने फंक्शन को, जो डिवाइड वाला फंक्शन है ना, जो इंटीजर दो वैल्यू ले रहा है, उसको हम थ्रोज करवा रहे हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन के ऊपर। थ्रोज क्या करवा रहे हैं? अर्थमेटिक एक्सेप्शन के ऊपर। ठीक है, हमने थ्रोज को करा दिया, यानी कि अब यहां से पता ये चल रहा है कि ये फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जिसकी वजह से ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। और अगर इस कोड के अंदर कोई एरर आएगा तो जहां पर भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन मैंने कॉल करा हुआ होगा, थ्रो करा हुआ होगा, वहां पर जाकर इसका कोड चलना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जब मैंने इधर अगर थ्रोज लगा दिया ना, तो अब इसके अंदर मुझे ट्राई कैच देने की जरूरत नहीं है, सही है। मैंने जब थ्रोज लगा दिया तो मैंने ट्राई कैच देने की जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट कंडीशन कुछ इस तरह की बनानी है कि इफ num2 इज इक्वल टू 0 तो थ्रो कर दो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और इसके अंदर कोई भी मैसेज आप अप्लाई कर दो। यानी कि अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन की बिल्ट इन क्लास है ना, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। यहां पर आते हैं हम, और इस ट्राई और कैच की जगह हमने इफ और एल्स की स्टेटमेंट बना दी, और यहां पर बोलने कि अगर num2 के अंदर कोई भी 0 देगा तो वो इफ वाली कंडीशन को चला देगा, और लिखा हुआ क्या आ जाएगा? देखो बेटा, यहां पर हमने प्रिंट नहीं करा है, इतना याद रखिएगा। मैंने यहां पर क्या करा है? थ्रोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन दैट डिक्लेयर्ड दैट दिस फंक्शन थ्रोज अर्थमेटिक मे बी पॉसिबल, कि ये वाला फंक्शन जो है हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। वो चलेगा जब फंक्शन इस तरह जब नीचे आएगा, तो यहां पर अगर ये इफ का ब्लॉक चला तो जो हमने यहां पर क्लास डिक्लेयर करी है, यहां पर इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करवा सकते हैं। देखें ना, यहां पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन के आगे कोई स्ट्रिंग वैल्यू हम दे सकते हैं, लिखा हुआ भी है यहां पर, ठीक है ना। तो अब ये मर्जी है, मैं यहां डिवाइड बाय 0 लिखूं या मैं लिख दूं भाई 0 नहीं लिखो यहां पर, सिंपल, जो मर्जी चाहे लिख दो, ठीक है। और अब मजीद अब हमें चेंज क्या करना है? ट्राई कैच जहां तो हमने लगाया नहीं, तो फिर कहां लगाना है ट्राई कैच? क्योंकि ट्राई कैच तो हमने लगाना ही होता है उसके लिए। तो अब हम लगाएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर ट्राई कैच। देख रहे हैं?
अब क्या होगा, ट्राई कैच मैंने कहाँ लगा दिया, अपने मेन फंक्शन के अंदर, जहां पर मैंने पहले ये जो इफ वाले आर्गुमेंट के अंदर, जो मेरा यहाँ पर टेस्ट मैथ्स के अंदर मैंने इफ का काम करा था ना, इफ के अंदर ये जो मैंने 2 लाइनें ऐसे ही लिख दी थी एज इट इज, यहाँ तो ट्राई कैच कुछ लगाया नहीं था, क्योंकि यहाँ से जैसे ही डिवाइडर कॉल हो रहा था, डिवाइड यहाँ पर जा रहा था, यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर कंट्रोल हो रहा था। तो अब यहाँ पर हमने करा क्या है, इसको जरा मैं ऑर्गेनाइज थोड़ा कर दूं, और ऊपर मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, ट्राई से ऊपर, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अब होगा क्या, फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर ने पास करे, मैथ का ऑब्जेक्ट बनेगा, ट्राई के अंदर आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट डिवाइड का फंक्शन चलेगा, 2 पैरामीटर जो भी हमने उधर पास करे होंगे उनको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और कैलकुलेशन करनी शुरू कर देगा। जैसे ही डिवाइड पे जाएगा, डिवाइड पे जैसे ही जाएगा वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, वैल्यू 1 यहाँ पास होगी, वैल्यू 2 यहाँ पास होगी। अगर num2 की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो ये थ्रो कर देगा कौन सी एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और उसके अंदर ये वाला मैसेज शो करवा देगा, सही है, वरना फिर एल्स वाला ब्लॉक चला देगा, ठीक है। एल्स को हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, सही है। और अब इसके बाद यहां पर एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, बैक टू मेन, ठीक है जनाब। ये हमने ट्राई और जो है कैच के से पहले जो इफ की स्टेटमेंट थी इसके बाद बनाया, और अब हम इसे चलाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास पहले डिवाइड बाय 0 आ गया, मैथ वो कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया, और उसके बाद क्या है, बैक टू मेन आया। अब यहां पर अगर मैं कोई वैल्यू देता हूं, यहां पर देता हूं, दूसरी वैल्यू में लिख देता हूं 0 दे दिया, और अब मैंने इसको चलाया, देखो बेटा अब यहां पर क्या चीज हुई है, हमारे पास जैसे ही मैथ्स क्लास के अंदर वो दाखिल हुआ, जैसे ही दूसरी वैल्यूज को 0 मिली, उससे थ्रो कौन सी एक्सेप्शन कर दी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर दी। और जब उसने अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो कर दी तो उसके बाद जो मैसेज था वो उसने शो नहीं करवाया। यानी कि अगर हम किसी फंक्शन के साथ थ्रोस कर देते हैं तो जिस जगह पर भी उसके अंदर हम थ्रो करवाएंगे उसके बाद से वो फंक्शन के आगे मजीद जो भी काम होगा वो नहीं करेगा, फंक्शन से ही बाहर आ जाएगा वो, और डायरेक्टली वो आगे मेन में आ गया, और मेन के आगे यहां पर उसने क्या करा है, अपना कंटिन्यू चलने लग गया। यहां पर देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिवाइड इंटीजर द कोड चेक फॉर द वैल्यू num2, if it is equal to 0 it create an instance of arithmetic exception using the new keyword with the error message as an argument। जो हमने न्यू इंस्टेंस बनाया है ना, यहां पर कहां पर ये इंस्टेंस बनाया ना, न्यू कीवर्ड से इंस्टेंस बनाया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द थ्रो कीवर्ड थ्रोज द इंस्टेंस टू द कॉलर। थ्रो कीवर्ड करता क्या है, थ्रोस कर देता है इंस्टेंस को, कहां पर, कॉलर पे। अब कॉल कहां पर हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर हो रहा है ना, तो वो कॉलर को थ्रो कर देगा कि आप यहां से पॉइंटर उठाकर कॉलर पे चले हो जिसने इस फंक्शन को कॉल करा है। Within the main method and instance object math is used to invoke the divide method. However, this time the code is written within the try block, since divide integer may throw an arithmetic exception that the main method will have to handle within its catch block.
तो अब यहां पर इन्होंने क्या सिनेरियो में दिखा रहे हैं, हमारे पास डिवाइड हुआ है, मेन से फंक्शन चला, सही है, ट्राई के अंदर आया, जैसे ही ट्राई के अंदर आया यानी कि डिवाइड के अंदर, ट्राई के अंदर में डिवाइड के फंक्शन को कॉल करा हुआ था ना, ट्राई के अंदर करा हुआ है ना, ये देखो यहां पर, ये देखो ट्राई के अंदर में डिवाइड के फंक्शन को कॉल करा हुआ है ना। तो यहां पर भी इन्होंने डायग्राम में भी ये दिखाया कि ट्राई के फंक्शन के अंदर डिवाइड वाले फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉलर कौन है? मेन मेन कॉल कर रहे हैं ना, मेन कॉल कर रहे हैं। अगर आप अपने घर से किसी दूसरे बंदे को आवाज दो तो आप कॉलर हो ना, आप बुला रहे हो ना, तो मेन बुला रहे हैं डिवाइड को, तो ट्राई के अंदर बुला रहे हैं तो बताए डिवाइड के अंदर जाएगा। डिवाइड के अंदर क्या हो रहा है? एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। डिवाइड के अंदर क्या हो रहा है? एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। एक्सेप्शन कैसे थ्रो हो रही है? यहां पर हो रही है num2 = 0, तो क्या करेगा वो? न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। किसका? अर्थमेटिक एक्सेप्शन का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया इसने यहां पर, और उसके बाद क्या करेगा फिर? ये थ्रो कर देगा अपने मेन मेथड पे, मेन मेथड को फॉरवर्ड कर देगा वो, और उसके बाद आगे जो भी मेन के अंदर काम होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहां पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता, मैंने दिया ना स्ट्रिंग यहां पर, अगर मैं कोई भी यहां पास नहीं करता और अब इसे चलाता हूं, एरर हमारे पास नल आ चुका है। और अगर मैं यही हटा देता हूं फिर क्या होता है? तो फिर क्या करा इसने? इसकी कंडीशन इसने थ्रो ही नहीं करा, कहीं पे कुछ भी नहीं करा, थ्रो ही नहीं करा इसने। मेन मेथड पे ये क्या करा इसने? यहां से थ्रो नहीं करा और अपना इजिकल टू पूरा इस फंक्शन को कंप्लीट करा और उसके बाद वो आगे चला गया। यानी कि ये थ्रो वाली जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने इसको थ्रो करना है। ये थ्रो का काम ही मैंने आपको क्या बताया था? थ्रो दूसरे फंक्शन में थ्रो करेगा और थ्रोज बताएगा कि ये फंक्शन क्या थ्रो कर सकता है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो ये थ्रो एंड थ्रोज का जो है कॉन्सेप्ट है, इसको जो है मजीद आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। आगे भी इसको हम जो है यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ। पहली मरतबा पढ़ने हो सकता है थोड़ी मुश्किल लगे चीज़ें, लेकिन जो है ना, जब आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो समझ में आएगी। हाँ, हमें नहीं पता कि एरर एक्सेप्शन किस चीज़ से आया। यार देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो कि अगर आपने जहाँ एरर आ रहा है उसके बाद से फंक्शन को आगे नहीं चलाना, तो आप थ्रो एंड थ्रो से इस्तेमाल नहीं, लेकिन हमें नहीं पता कि एक्सेप्शन कौन सा आ सकता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम प्लस माइनस से कोई मसला आता है तो अर्थमेटिक वो आता है ना एक्सेप्शन। हाँ, तो कोई सा भी आ सकता है, हमें नहीं पता। स्ट्रिंग का भी कोई, अगर आप फाइल से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आईओ एक्सेप्शन आएगा। समझ रहे हो? जिस चीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो प्रोग्राम बनाते के वक्त ही आपको एरर दे देगा कि मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एरर कौन सा आ रहा है। जब आप डेवलप कर रहे होंगे ना, बना रहे होंगे, तो उस वक्त एरर आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो आप उसको उसके अंदर रख दो। अभी हम इसके और एग्जाम्पल करेंगे ना तो फिर और समझ में आएगा। एरेज के साथ भी करेंगे और भी करते हैं अभी ना। मैं फिर एक चीज बता रहा हूँ, जो बच्चे पीछे का नहीं पढ़ रहे ना उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं हर चीज पीछे से लेता हुआ चलता हुआ आ रहा हूँ। आ रही बात समझ में? ये जो आप लोग 7वें सेशन 6ठे सेशन में बैठे हुए हो ना, जब तक आप लोग असाइनमेंट साथ साथ नहीं करोगे वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी आप लोगों के अंदर। अच्छा, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। अगर मेरी कंडीशन के अंदर एक से ज्यादा एरर एक्सेप्शन आ सके, मिसाल के तौर पे मैं डिवाइड बाय कर रहा हूं 0, डिवाइड बाय 0 कर रहा हूं, तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन अगर मैं डिवाइड बाय a कर दूं
सर अब आएगी नंबर फॉर्मेट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो एक केस के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन भी तो आ सकती है ना। तो हमारे पास यही चीज बता रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक भी आ सकते हैं कि अगर पहले वाला कैच ना कर सके तो फिर दूसरा वाला कैच कर ले। किस तरीके से? इस तरीके से ट्राई पे चलेगा अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन हुई तो चलेगी, वरना फिर नीचे आ जाएगी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर वो भी ना चली तो फिर बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन चल जाएगी, जो कि एक नॉर्मली आंसर दे देगी आपको। ठीक है, एक्सेप्शन तो सबकी पेरेंट है ना इन एक्सेप्शंस की। अच्छा, अब यहां पर क्या सीन बना रहे हैं ये लोग? इन्होंने कुछ ऐसा सीन बनाया यहाँ पर कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ और एक न्यू क्लास बना लेता हूँ, या इसके अंदर तो मैं नहीं, न्यू क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास बनाते हैं हम कैलकुलेट के नाम से, फिनिश करते हैं इसे। और इस क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमने मल्टीपल ट्राई कैचेस ब्लॉक बना दिए। ये ट्राई हो गया हमारा, और थोड़ा सा इसको सही कर लेते हो। ये कैच वाला ब्लॉक यहाँ आ गया और ये यहाँ बंद हो रहा है, तो ट्राई वाला तो बंद नहीं हो रहा, तो ट्राई को बंद करेंगे। कैच, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सही है, वो तो अंदर आ गया ना उसके। ठीक है, सही है, कैच तो ये आ गया ना, ट्राई का कैच। ठीक, और हम इनके कॉमर्स को ज़रा रिप्लेस करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, आपसे दो कोई वैल्यू ले रहे हैं। मैं पहली वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर 10, और दूसरी वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर 20। सही है, 10 डिवाइड बाई 20, जो भी आंसर आएगा नम के नम 3 में आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अगर तो नहीं आता ये, तो फिर क्या होगा? हाँ, एक्सेप्शन आ जाएगी। लेकिन अभी तो सारी बात है, अगर मैं इसकी जगह जो है, मैं अभी इसको चलाता हूँ, देखो तो मेरे पास 0 आ रहा है। सही है ना, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, अब क्या होगा? उसने कौन सी एक्सेप्शन दे दी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ए लिख देता हूँ, अब क्या होगा? पहली बात है, वो तो यहीं पे एरर दे रहा है, क्योंकि वो इंटीजर को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जब ये चीज़ यूज़र के हाथ में होगी तब तो वो लिख सकता है ना। तो जो है, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ, वो तो नहीं लिखेगा ना, हम तो वैसे ही टेस्ट चेक कर रहे हैं। इंटीजर डॉट अब क्या बोल रहा है? रिक्वायरमेंट इंटीजर फाउंड स्ट्रिंग, क्या बोल रहा है वो? हाँ, दूसरी मर्तबा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन चली, और वो क्या बोल रहा है? एरर इंटीजर फाउंड इंटीजर। ठीक है, यानी कि यहां तक तो आपका जो है वो बिल्ट इन स्ट्रिंग आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद क्या बोला? फॉर इनपुट स्ट्रिंग ए। मसला क्या आ रहा है कि आपने इंटीजर वैल्यू दी, इंटीजर वैल्यू देनी थी, किया क्या? वैल्यू लिख दी
स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी। समझ में आया मैंने क्या करा यहाँ पर? इंटीजर दे रहा है। ये जो चीज करी है समझ में आई है ना, क्योंकि वो एरर दे रहा था, वरना इतना लंबा काम करना पड़ता, कैसे क्या करना पड़ता, वरना फिर मैं अगर ऐसा नहीं करता ना तो फिर मुझे ये करना पड़ता। देखो जैसे बना हुआ था मेरा प्रोग्राम, और यहाँ पर मुझे इसकी ये वाली कंडीशन देनी पड़ती, इफ वाली। इफ की कंडीशन मैं यहाँ रखता, इसको यहाँ ख़त्म करता, इसके बाद मैं एल्स बनाता, एल्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर जाता, यहाँ पर जाने के बाद दो वैल्यू देता, रन में जाकर पहली 10 दी हुई है, दूसरी ए देता, ब्राउज में जाता और किसको कैलकुलेट को मेन बनाता, ओके करता और उसके बाद चलाता। तो कोई एरर आ रहा है हमारे पास, और ये दरअसल यहाँ पर इस वजह से भी एरर दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो गई है। देखो बेटा दोबारा हम चलाते हैं इसको तो वही एरर आ रहा है जो मैंने पहले डायरेक्टली दिखा दिया था। तो अब समझ में आ रही कुछ कहानी, यानी कि यूजर अगर जिस तरह की एक्सेप्शन आ सकती है। अच्छा जावा हमारे पास कौन सी चल रही है? जावा 7, ये जो आपकी कोड बुक बनी हुई है जावा 7 पे, ऐसी 7 पे, लेकिन अब जावा ऐसी 8 भी आ चुकी है। उसके अंदर अगर आपने एक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाने ना तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ और इसी के आगे ये भी कर सकते हो। वो इससे भी डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पर ये लगा देते हैं और ऐसे ऐसे होता है, समझ रहे? और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है या तो ये वाला या फिर ये वाला। अब मैं इसको डायरेक्टली चलाऊँ ऐसे, वही एरर आ रहा है, इसके लिए ये एरर आ गया और मैं रन में जाता हूँ और अब यहाँ पर इसकी जगह मैं 0 कर देता हूँ तो दूसरा वाला चल गया, काम कम हो गया। तो ये जावा 8 के अंदर हमारे पास ये चीज़ का इजाफा हुआ है कि मल्टीपल कैच ब्लॉक की जगह हम एक कैच ब्लॉक के अंदर भी ये पाइप का साइन लगाकर जितनी एक्सेप्शन देना चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और पाइप का लगा दूं और यहाँ पर नॉर्मली एक्सेप्शन दे देता हूँ। एरर दे रहे हैं यहाँ पर, खैर इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा क्योंकि अब मार्केट में ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। कौन सी ये? अच्छा जनाब, अब हमारे पास आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो कि चलता ही चलता है, लाजमी चलता है, ट्राई चले या कैच चले, ये आपके पास चलेगा ही चलेगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर आ जाए और उसके बाद मैं लिख देता हूँ फाइनली, और फाइनली के अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, फाइनल ब्लॉक। फाइनल ब्लॉक अब भी चल रहा है ना, और मैं यहाँ पर जाकर इसकी मैं सही भी कर दूँ, मैं इधर 5 लिख दूँ और अब चलाता हूँ तो फाइनल ब्लॉक तब भी चल रहा है। तो ये फाइनल ब्लॉक ऐसा होता है कि आपका ट्राई चले या कैच चले, फाइनल ब्लॉक आपका ऑलवेज रन करता है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लो। जावा प्रोवाइड द फाइनली ब्लॉक टू इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट even when an exception occurs. The finally block is always executed irrespective of whether or not an exception occur in a try block. This ensures that the cleanup code is not accidentally bypassed by a return, break or continue statement. The finally block is mainly used as a tool to prevent a resource leak. मिसाल के तौर पे हम इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैंने अपनी ट्राई के अंदर कोई फाइल ओपन करी है तो फाइनली के अंदर मुझे इसको क्लोज करना है, सही है। कि अगर किसी भी वजह से मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है
तो वो डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर ओपन करा है वो नीचे लाजमी क्लोज हो जाए। कभी का कनेक्शन ओपन करते, ये तमाम चीज़ें जब डेटाबेस में मैं आपको करवाऊंगा ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो फाइनली का हम इस्तेमाल डेटाबेस में बहुत करते हैं, जब हमें कनेक्शन को क्लोज करना होता है तो हम फाइनली के अंदर लिखकर कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखो सिंटैक्स इसी तरह, इस तरह मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एग्जीक्यूटिंग क्लीन अप कोड प्लीज वेट ऑल रिसोर्स क्लोज्ड। इन्होंने एग्जाम्पल में भी वही चीज मेंशन करी है कि रिसोर्सेज को क्लोज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे कह सकते हैं, सवाल अगर सर आता है कि सर फाइनली ना भी लिखे तब भी तो नीचे वाला कोड तो चल ही रहा है ना, नहीं लिखा पहले भी तो नीचे वाली लाइन चल रही थी ना। तो अक्सर ये होता है अगर प्रोग्राम ऊपर क्रैश हो गया तो फाइनली तब भी चल जाएगा। आप अगर कोड लिखोगे तो वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, नहीं चलेगा। इसके अंदर ये हो कि अगर ऊपर ट्राई में कोई मसला आ गया, कोई एक्सेप्शन सही नहीं मिली या कोई भी किसी वजूहत की वजह से हमारा प्रोग्राम बीच में ही बंद हो गया, तो फाइनली वाला लाजमी चलेगा और उसको क्लोज कर देगा। चाहे ट्राई चले चाहे कैच चले, दोनों सूरतों में ये आपका कनेक्शन या आपके रिसोर्स को क्लोज कर देगा। सी लैंग्वेज में या फिर अभी मैं आपको फाइल इनपुट आउटपुट का काम करवाऊंगा तो उसके अंदर भी हम फाइल का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनली का। तो ये चीज़ अभी माइंड में रखो, आगे जब एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करवाऊंगा ना, जिस तरह पीछे हम पढ़ते आ रहे चीज़ें और आगे हम यूज़ करें तो आप लोगों को समझ में आ रही कि ये चीज़ हमने किस लिए पढ़ी थी, इसी तरह इसको भी हम आगे प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ट्राई से निकला, इधर हैंडल हुआ और उसके बाद फाइनली ब्लॉक चल गया। सही है। अच्छा जनाब, अब ये कुछ की गाइडलाइंस वगैरह ये आप पढ़िएगा और इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है।